हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम समझ रहे हैं 10th क्लास के सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट को। चैप्टर है अपना चैप्टर नंबर 24, जिसका नाम है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। इस चैप्टर के 5 भाग हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आज के सेशन में हम छठा भाग देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हमें प्रमुख रूप से समझना है विद्युत से संबंधित बातें। तो समझते हैं, विद्युत के बिना आधुनिक जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। बिजली तो आज के जमाने के हिसाब से हमें चाहिए ही चाहिए। बटन दबाते ही ट्यूबलाइट, बल्ब, एसी, पंखा, टीवी, कंप्यूटर, मिक्सी, कूलर, ये सारी चीजें शुरू हो जाती है और इसका आधार क्या है? बिजली है। आज तो अधिकांश रेलगाड़ियां भी विद्युत से ही चलाई जा रही है। रेलगाड़ियों का विद्युतीकरण हो रहा है, ये मैंने बात आपको पहले भी बताई थी। विद्युत उपकरण छोटे, अधिक कार्य क्षमता, कम आवाज और प्रदूषण रहित होते हैं। जो विद्युत से चलने वाले उपकरण होते हैं उनमें कार्य क्षमता ज्यादा होती है, आवाज कम आती है और प्रदूषण भी कम होता है। इसीलिए कोयला, पवन ऊर्जा, प्राकृतिक गैस एवं ऊर्जा संसाधनों का अधिकांश उपयोग जो है वो विद्युत उत्पादन में ही किया जा रहा है। हमने देखे थे ऊर्जा संसाधन, तो ऊर्जा संसाधनों का मुख्य उपयोग जो है वो बिजली पैदा करने में ही किया जा रहा है। वर्तमान में विद्युत उत्पादन में जल, परमाणु, सौर एवं पवन ऊर्जा का प्रतिशत धीरे धीरे बढ़ रहा है, किंतु विद्युत उत्पादन में वास्तविक वृद्धि तापीय विद्युत से ही हुई है। हमने पहले भी देखा था कि कैसे ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत होते हैं। तो ये जो गैर परंपरागत है, जैसे कि कोयला है, आपका खनिज तेल, पेट्रोलियम है, ये निकट भविष्य में खत्म हो जाएंगे। इसीलिए आज के जमाने के हिसाब से सोलर ऊर्जा है, यानी कि सूर्य की ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, आपकी पवन ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, इन पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो समय के साथ साथ इनके प्रतिशत में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन फिर भी जो मुख्य वृद्धि हुई है वो तापीय विद्युत से ही हुई है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जल विद्युत की। जल से विद्युत उत्पादन में जल का बिल्कुल भी हास नहीं होता है। पानी से बिजली पैदा करने में पानी का कुछ भी हास नहीं होता है। और पानी से बिजली कैसे पैदा की जाती है? मुख्य रूप से बांधों के माध्यम से पानी को रोक दिया जाता है, धीरे धीरे उसको छोड़ा जाता है और उससे टरबाइन घुमाए जाते हैं, बिजली पैदा की जाती है। इसलिए यह जल पुनः पीने, दैनिक कार्यों, उद्योग, सिंचाई आदि में काम आ जाता है। भाई पानी का हास नहीं होगा तो इसका अलग अलग कार्यों में वापस यूज किया जा सकता है। बांध प्रतिवर्ष जल से पुनः भर जाते हैं। बांध जो है जिसके माध्यम से पानी को रोका जाता है वो हर साल वापस भरते रहते हैं। जल विद्युत पूर्ण रूपेण प्रदूषण रहित है, प्रदूषण नहीं होता है जल विद्युत से। जल विद्युत निर्माण की तकनीक सरल है, इसको आसानी से लो टेक्नोलॉजी से बनाया जा सकता है। इसमें सबसे कम उपकरणों की आवश्यकता होती है, उपकरण भी इसमें ज्यादा नहीं चाहिए होते। इसके निर्माण के लिए समय और धन की कम आवश्यकता है, समय और धन भी कम चाहिए। एक बार संयंत्र स्थापित होने के बाद वेतन और रखरखाव के अलावा अन्य कोई उत्पादन लागत नहीं आती है। एक बार आपने बांध बना लिया, जल विद्युत पैदा करने के लिए संयंत्र लगा दिया, तो फिर आपके वेतन और रखरखाव के अलावा दूसरा कोई भी उत्पादन कॉस्ट नहीं आएगा। इसीलिए जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन का सबसे सस्ता, असमाप्य एवं प्रदूषण रहित ऊर्जा संसाधन है। आगे बढ़ते हैं, 1897 में भारत का पहला विद्युत संयंत्र दार्जिलिंग, जो कि पश्चिम बंगाल है, इसमें 20 किलोवाट क्षमता स्थापित किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का पहला विद्युत संयंत्र 1897 में स्थापित किया था। कहां पे? दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग कहां पे? पश्चिम बंगाल में। यह इंपॉर्टेंट बात है। आगे बढ़ते हैं, 1902 में कावेरी नदी पर शिव समुद्र यानी कि कर्नाटक पर दूसरा संयंत्र, जिसकी क्षमता थी 4500 किलोवाट। ये बिजली पैदा करने की क्षमता यहां पर बताई गई है। इसकी 20 किलोवाट, ये 4500 किलोवाट वाला। तो कावेरी नदी पर कौन सा है? शिव समुद्रम। कौन से राज्य में? कर्नाटक में। कब बनाया गया? 1902 में। यह भी इंपॉर्टेंट बात है। 1907 में जम्मू कश्मीर में मोहरा नामक स्थान पर झेलम नदी पर तीसरा संयंत्र बनाया गया, जिसकी क्षमता थी 4200 किलोवाट क्षमता। अब ये क्षमता याद करो ना करो, कहां पर है, कौन सा पहला है, कौन से साल में बना और उसका नाम क्या है, वो हमें पता होना चाहिए। भारत की प्रमुख जल विद्युत योजनाएं देख लेते हैं। भारत में प्रारंभिक पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि एवं उद्योगों को अधिक महत्व दिया गया। पंचवर्षीय योजना क्या है? आजादी के बाद से देश का विकास करने के लिए 5-5 सालों की योजना बनाई गई सरकार द्वारा। इसे पंचवर्षीय योजना कहा जाता था। तो जो प्रारंभिक पंचवर्षीय योजना थी आजादी के कुछ सालों बाद की, उनमें प्रमुख रूप से खेती पर और उद्योगों को ज्यादा महत्व दिया गया और इनके विकास के लिए शक्ति की आवश्यकता यानी कि ऊर्जा की आवश्यकता, बिजली की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए पंचवर्षीय योजनाओं में बहुउद्देश्य नदी घाटी योजनाओं के बांधों पर जल विद्युत गृह स्थापित किए गए। ये बहुउद्देश्य नदी घाटी हम देख चुके हैं। प्रमुख रूप से बांध जिनके बहुत ज्यादा उद्देश्य
होते हैं उन्हें बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। तो कृषि और उद्योगों के विकास के लिए बांधों पर ऐसे जल विद्युत ग्रह जहां से जल विद्युत पैदा की जा सके वो स्थापित किए गए। तो भारत की प्रमुख जल विद्युत योजनाएं राज्यवार हम देख लेते हैं। पहला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम जिसकी क्षमता इतनी है, नागार्जुन सागर जिसकी क्षमता बताई गई है, निजाम सागर, इंचामपल्ली, पोलावरम, ये प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं। अब एक एक राज्य की सारी जल विद्युत परियोजनाएं नहीं, इनके स्टार्टिंग के 2 नाम और कुछ इंपॉर्टेंट नाम हमें याद रखने, जैसे कि श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में, नागार्जुन सागर आपके आंध्र प्रदेश में। हम पहले भी इनके बारे में बात कर चुके हैं। कर्नाटक की बात करें तो कावेरी नदी पर कृष्णराज सागर, ये इंपॉर्टेंट है। शिव समुद्र, श्रावती नदी के जलप्रपात पर महात्मा गांधी, कावेरी की सहायक नदी शीमस पर इसी के नाम से शीमस, तुंगभद्रा नदी पर तुंगभद्रा, ये कुछ प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं हैं। ये कावेरी नदी पर कृष्णराज सागर है और शिव समुद्र है, ये हमें पता होना चाहिए। कर्नाटक। महाराष्ट्र की बात की जाए तो कोयना जिसकी क्षमता इतनी है, टाटा जल विद्युत परियोजना, पूर्णा और वैतरणा, ये प्रमुख जल विद्युत परियोजना है। मैंने क्या बताया आपको, एक एक राज्य के सारे नाम आप याद करो ना करो, कुछ प्रमुख स्टार्ट वाले 2 नाम आपको पता होने चाहिए। मध्य प्रदेश में इंदिरा गांधी सागर जिसकी 1000 मेगावाट क्षमता है, गांधी सागर, पेंच, बारगी, ये कुछ प्रमुख जल विद्युत परियोजना है। पंजाब की बात की जाए तो सतलुज नदी पर बना भाखड़ा नांगल बांध जिसकी क्षमता इतनी बताई गई है, ये भारत का दूसरा बड़ा बांध है। और व्यास नदी पर पोंग बांध, ये कुछ प्रमुख जल विद्युत परियोजना है। पंजाब के बारे में दोनों ही नाम आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश, सतलुज नदी पर ही नाथपा जाकरी जिसकी क्षमता इतनी है, मंडी, मिरीबाटा, ये, और व्यास नदी पर पांदो एवं शिमला विद्युत ग्रह, ये कुछ प्रमुख जल विद्युत परियोजना है। आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड राज्य की तरफ। भागीरथी नदी पर बना टिहरी बांध, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी नदी पर? भागीरथी नदी, जो कि बाद में जाकर गंगा बन जाती है। इस नदी पर टिहरी बांध, ये भारत का सबसे बड़ा और विश्व का 10वां बड़ा बांध है। भारत का सबसे बड़ा जल विद्युत उत्पादक क्षेत्र है। सबसे ज्यादा जल विद्युत कौन से बांध से? टिहरी बांध से, जो कि उत्तराखंड में। जल विद्युत उत्पादन क्षमता की बात की जाए तो ये 2400 मेगावाट है। छिब्रू, ढकरानी और ढालीपुर, ये आदि अन्य प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं। बाकी नाम याद रखो ना रखो, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए टिहरी बांध के बारे में। आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा, महानदी पर हीराकुंड, ये आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। महानदी पर हीराकुंड जिसकी क्षमता इतनी है। भीमकुंड, बाली मेला, ये कुछ प्रमुख जल विद्युत परियोजना है। तमिलनाडु की बात की जाए तो पायकारा, मेटर, ये पापानासम, पेरियार, मोयार, कोड्डायर, परम्बिकुलम, शोलाय, ये कुछ प्रमुख जल विद्युत परियोजना है। अब तमिलनाडु में इतने बड़े नाम नहीं है तो आप छोड़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश, ऊपरी गंगा नहर पर हरिद्वार से अलीगढ़ तक 13 विद्युत उत्पादन केंद्र, कारा, ये माता टीला, ये कुछ नाम दिए गए हैं जो कि प्रमुख जल विद्युत परियोजना है। केरल की बात करें दक्षिण भारत में तो इडुक्की, इसकी क्षमता बताई गई है। कुटियाड़ी, ये सावरगिरी, ये कुछ प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं दी गई है। इसमें भी कोई इंपॉर्टेंट नाम हमें नहीं दिखता है। आगे बढ़ते हैं। कुछ अन्य भी है, जैसे कि गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध, ये इंपॉर्टेंट है जिसकी क्षमता 1450 मेगावाट। इसके अलावा उकई, कड़ाना, जम्मू कश्मीर में सलाल, राजस्थान में राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और बजाज सागर, ये राजस्थान वाले आंकड़े बात इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम, यहां पर भी आपको अलग अलग जल विद्युत परियोजनाएं देखने को मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। उत्पादन और उपभोग की बात करते हैं जल विद्युत की। उत्पादन की बात करें तो विश्व में भारत का जल विद्युत उत्पादन में 7वां स्थान है, यह बात इंपॉर्टेंट है। जल विद्युत उत्पादन में पूरे विश्व में भारत का 7वां स्थान है। 6 देश हमसे आगे हैं। और बांधों की संख्या की बात की जाए, अलग अलग बांध जो अभी हम देखे, उनकी संख्या की बात की जाए तो पूरे वर्ल्ड में अपना 3रा स्थान है प्यारे देश भारत का। देश में मांग के अनुरूप जल विद्युत उत्पादन के लिए 1975 में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम की स्थापना की गई। यह बात इंपॉर्टेंट है कि 1975 में 1975 में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम की स्थापना की गई। और क्यों की गई? ताकि मांग के अनुरूप हम जल विद्युत उत्पादन कर सके, जितनी डिमांड है उतना हम जल विद्युत उत्पादन कर सके। आगे बढ़ते हैं। भारत में 2011-12 में कुल विद्युत उत्पादन में बात करते हैं किन किन क्षेत्रों की, किन किन ऊर्जा का क्या क्या परसेंटेज है 2011-12 के हिसाब से। तो तापीय ऊर्जा जो कि मुख्य रूप से कोयले से पैदा की जाती है, उसका योगदान 66.30 है। सबसे ज्यादा बिजली ये तापीय ऊर्जा से आती है। जल विद्युत की बात की जाए तो 19.24%,
परमाणु ऊर्जा की बात की जाए तो 2.35% और बाकी अन्य ऊर्जा की बात की जाए तो 12.1% है। यह आंकड़ा आपको पता होना चाहिए, यह इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी सबसे जरूरी बात क्या है, सबसे ज्यादा तापीय ऊर्जा कितना, 66.30%। ये अन्य ऊर्जा में किस किस की बात की गई है, सौर ऊर्जा की, पवन ऊर्जा की, ज्वारीय ऊर्जा की, भूतापीय, बायोमास, शहरी कचरे, औद्योगिक कचरे से जो प्राप्त ऊर्जा है वो अन्य ऊर्जा में आ जाती है, जिसका योगदान कितना है, 12.1%। आगे बढ़ते हैं। भारत में 1898 से लेकर 2011-12 तक विद्युत उत्पादन क्षमता मेगावाट में दी गई है, अलग अलग स्रोतों के हिसाब से। ये 1897, 1902 ऐसे करके कुछ प्रमुख साल दिए हैं। इसमें तापीय विद्युत कितना है, जल विद्युत कितना है, अणु शक्ति, अन्य और कुल कितना है। मैंने आपको पहले बताया कि ऐसी टेबल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। उपभोग की बात की जाए तो भारत में 2010-11 में विद्युत ऊर्जा का उपभोग औद्योगिक क्षेत्र में 36.5, सबसे ज्यादा विद्युत ऊर्जा का उपयोग औद्योगिक क्षेत्र में हुआ। घरेलू की बात की जाए तो 25.2, व्यापारिक क्षेत्र की बात की जाए तो 10.4 और रेल परिवहन की बात की जाए तो 2.2 और अन्य क्षेत्रों में 5.2। तो आपको याद रखना है कि विद्युत ऊर्जा का सबसे ज्यादा उपभोग कहां होता है, औद्योगिक क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं। इतना उपभोग होने के बाद भी भारत में 96.7% गांव विद्युतीकृत है। 96.7, करीब 97% गांव जो है विद्युतीकृत है, वहां पर बिजली पहुंच चुकी है। भारत में मई 2015 तक लगभग 19,704 गांवों में बिजली नहीं पहुंची है। राजस्थान में 416 गांवों में बिजली नहीं है। हालांकि सरकारें कोशिशें कर रही है और ज्यादा से ज्यादा गांवों को विद्युतीकृत करने की कोशिश कर रही है। आगे बढ़ते हैं कुछ पाठगत प्रश्नों की तरफ। पाठ के बीच में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। 9 क्वेश्चन अभी तक हम देख चुके हैं। 10वां क्वेश्चन, मानव सभ्यता के प्रारंभ काल में ऊर्जा के स्रोत कौन से थे। मानव सभ्यता का जब स्टार्टिंग हुई तब मुख्य रूप से ऊर्जा का स्रोत क्या था, मानव और पशु शक्ति। यह बात हम कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। परंपरागत ऊर्जा संसाधन के नाम बताइए। परंपरागत जो हम पुराने जमाने से उसका यूज करते आ रहे हैं और ये समाप्य है, निकट भविष्य में ये खत्म हो जाएंगे यदि इंसान ऐसे ही यूज करता रहा तो परंपरागत ऊर्जा संसाधन कौन से है, कोयला है, खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस है। ये प्रमुख परंपरागत ऊर्जा संसाधन है। आगे बढ़ता है। कोयला कितने प्रकार का होता है। कोयला हमने देखा था कि मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। इसमें सबसे अच्छी क्वालिटी का एंथ्रासाइट, सबसे घटिया क्वालिटी का पीट, और इस प्रकार ये क्वालिटी धीरे धीरे कम होती जाती है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में खनिज तेल कौन कौन से जिलों में प्राप्त हो रहा है। ये खनिज तेल क्या है, पेट्रोलियम को ही खनिज तेल बोला जाता है। तो राजस्थान के बारे में बोला जा रहा है कि कौन से 2 क्षेत्रों में मिलता है। ये जैसलमेर और बाड़मेर में प्रमुख रूप से आपको खनिज तेल प्राप्त हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार का सभी गांवों तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य किस तिथि तक है। यह हमें याद रखना है कि मई 2018 तक है ये लक्ष्य। तो ये हमने पाठगत प्रश्न देख लिए हैं। आपको करना क्या है, आज जो भी चीज पड़ी है वो आज ही रिवाइज कर डालो ताकि लंबे समय तक आपके दिमाग में बनी रह सके। तो आज की क्लास को हम यही थामते हैं। आशा है कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज की क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।